अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो हमने पिछली बार डिमांड एनालिसिस को स्टार्ट किया था। आप लोगों ने पहला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो आई बटन में ऊपर प्रोवाइडेड है, तो वो आप पहले देख लीजिएगा। तो ये डिमांड एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं डिमांड एनालिसिस के बारे में कुछ बताऊं, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताना चाहता हूं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कल से आपके साइंस के क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप साइंस अभी आपने प्रिपेयर नहीं किया है और आप इसमें भी बहुत अच्छा मटेरियल देखोगे, एक अच्छा लेवल का मटेरियल देखोगे और अच्छी डेप्थ की नॉलेज देखोगे, और उसके लिए आपको कल से कंटिन्यूअसली साइंस का लेक्चर जो है वो मिलता रहेगा। और पहला टॉपिक जो है वो मोशन में स्टार्ट कर रहा हूं। सो मैं पहले फिजिक्स पोर्शन को कंप्लीट करा रहा हूं। और याद रखिए, मैं साइंस जितने भी पोस्ट है, चाहे वो एसआई का पोस्ट है, चाहे वो असिस्टेंट कंपाइलर का पोस्ट है, चाहे वो पटवारी का पोस्ट है, चाहे जितने भी पोस्ट है, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, चाहे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, जिस पोस्ट में जिस तरह का साइंस पूछा सिलेबस में दिया गया है, मैं वो सारा कवर करूंगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैं हर कोई चीज कवर करूंगा, खाली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का साइंस नहीं, सारे जितने भी पोस्ट है उनमें जो साइंस का सिलेबस है वो मैं आपको यहां पे कवर करवा दूंगा। आपको बस क्या करना है काम, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, ये तो था सबसे पहले। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए जो मैं ये बना रहा हूं, वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। आप सर्च कीजिए ER मोमिन मजीद, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होती है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, अब पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डिमांड एनालिसिस। सबसे पहले मैं गिनवाऊंगा आपको, थोड़ा मैं बताऊंगा हमने क्या पढ़ा था पिछली बार और क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिमांड क्या होता है ना। उसके बाद मैंने पता था डिमांड फंक्शन, डिमांड किस चीज पे डिपेंड करता है, डिमांड फंक्शन, या उसको बोलते थे हम दूसरा नाम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डिमांड। तो ये उसके बाद हमने पढ़ा है ना। डिमांड हमारी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, वो सारे मैंने आपको कल पढ़ाए थे। फिर हमने पढ़ा था डिमांड शेड्यूल क्या होता है। आई होप आपने ये चीजें अच्छे से समझी होगी। अगर आपको ये अभी तक ये पता नहीं है, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, आप सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद याद देखिए। तो डिमांड शेड्यूल, दूसरा है डिमांड कर्व, ये हमने सारा पढ़ा था। इन सब को पढ़ने के बाद हमने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। सर जी, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? लॉ ऑफ डिमांड बोलता था जितनी आप क्वांटिटी एक्स का प्राइस बढ़ाओगे उतनी इसकी डिमांड कम हो जाएगी, उतनी इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और दूसरा चीज, अगर इस एक्स का प्राइस आपने घटा दिया, इसकी डिमांड जो है बेटा बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सारा चीज हमने पढ़ा था। अब मैंने पिछली बार आपको क्वेश्चन पूछा था पहले लेक्चर में, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया था। तो आपको मैंने पूछा था ऐसा क्यों होता है, एक्स के प्राइस घटाने से उसकी डिमांड कम क्यों हो जाती है और एक्स के प्राइस घटाने से उसकी डिमांड बढ़ क्यों जाती है। तो चलिए, यानी मैंने आपको पूछा था लॉ ऑफ डिमांड जो है इसका रीजन क्या है। तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको वही रीजंस समझाऊंगा। सबसे बड़ा रीजन जो है, जो बहुत सारों ने सही जवाब भी दिया, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से कैसे आपको इसका जवाब मिलेगा? हाँ जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही असल में इसका जवाब देती है। यानी असल में ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, असल में जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, असल में ये मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही बनता है। सर जी, वो कैसे बनता है देख लीजिए। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता था जितना कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम करेगा उतनी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। यही था ना। इसका मतलब ये हो गया, देखो समझ लो क्वेश्चन को। अब समझ लो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। अब समझ लेना, इसका मतलब अगर इसने पहला यूनिट 10 रुपए में लिया था, समझ लेना बेटा, अगर इसने पहला यूनिट 10 रुपए में लिया था,
अब जो दूसरा यूनिट होगा ये उतना अब इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम है। अगर ये दूसरा खरीदेगा ना, जितना जितना ये प्रोडक्ट्स को ज्यादा कंज्यूम करता जाएगा उतना मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी ये ज्यादा पैसा देने को तैयार नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब अगर इसने पहला प्रोडक्ट 10 को खरीदा था, अब ये दूसरा प्रोडक्ट देने के लिए 10 नहीं दे सकता, 8 ही दे सकता है। इसका मतलब जितना जितना ये प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता जाएगा उतना उतना प्राइस कम कम देगा। इसीलिए बोलते हैं हम। अब इसका उल्टा स्टेटमेंट देख लीजिए, जितना जितना इसका प्राइस घट जाएगा, जितना जितना प्राइस घट जाएगा उतना आपका जो कंज्यूमर है वो ज्यादा डिमांड करेगा प्रोडक्ट्स की। इसका मतलब ये सिंपल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही एक्सप्लेन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपको उस पैसे के लिए तैयार नहीं है देने के लिए जो ये पहले प्रोडक्ट को के लिए देता था। जितना जितना प्रोडक्ट से ज्यादा कंज्यूम करता है उसके बाद ये प्राइस कम देने को तैयार होता है। ये ज्यादा प्राइस आपको नहीं, ना ही उतना प्राइस देगा, ना ही उससे ज्यादा देगा, ये उससे कम आपको देता है। यही वजह है जब प्राइस इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, जब आप प्राइस घटाते हो प्रोडक्ट का, यही वजह है क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड क्या चाहती है उसकी बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2 मैं इस तरह भी समझा सकता हूं। अब देख लीजिए, अच्छे से समझ लेना बेटा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बताते हैं। अगर आपने कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम पढ़ा था, हम बोलते थे ए कंज्यूमर क्या करता था काम, स्टॉप्स बाइंग गुड ओनली व्हेन हिज मनी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जब उसका मनी, ठीक है, बराबर आ जाएगा प्राइस को। यानी इसका मतलब एक कंज्यूमर, अगर आपको याद होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से मैंने क्या समझा था, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मैंने बताया था। एक कंज्यूमर तब तक कोई चीज बाई करने लगेगा जब तक कि ना उसका मार्जिनल यूटिलिटी आएगा बराबर उसके प्राइस के। यानी जितना उसको एक प्रोडक्ट बाई करने में सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, जितना उसको प्रोडक्ट को बाई करने में सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, उतना ही उसको, यानी शॉर्ट में आप समझ लो, जितना उसको प्राइस डिमांड है ना उतना ही वो देगा भी, उतना ही वो देने को तैयार भी है, ठीक है, उतना ही वो देने को तैयार भी है। इसका मतलब हो गया, हम सिंपल में कह सकते हैं, जब कंज्यूमर होता है जब इक्विलिब्रियम होता है कंज्यूमर का, तो पीएक्स उस वक्त होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। अब समझ लो जितना जितना आप प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हो, आपको पता है MUX कम हो जाता है, लेकिन MUX और PX भी सेम होता है। इसका मतलब जितना जितना प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करोगे ज्यादा PX भी घट जाएगा। ये इसी को मैंने समझाया दूसरे तरीके से, है ना। तो इसका मतलब जितना जितना प्रोडक्ट्स को बढ़ाओगे मार्जिनल यूटिलिटी कम, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर है एक दूसरे के। और इसका मतलब ये हो गया, जब ये एक दूसरे के बराबर है, जितना जितना प्रोडक्ट्स को ज्यादा कंज्यूम करोगे, जब मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी प्राइस भी कम हो जाएगा। अब इसी को उल्टा पढ़ लेते हैं, जितना जितना प्राइस कम उतना उतना आप ज्यादा क्वांटिटी मांगोगे, और यही आपका लॉ ऑफ डिमांड है। समझ आ रही है बात। अब दूसरा रीजन, इसके कई सारे रीजन है। एक रीजन है इनकम इफेक्ट भी। सर जी क्या मतलब है? देखिए असल में क्या होता है काम, जितना जितना आप एक्स का प्राइस कम करोगे, प्रोडक्ट का प्राइस कम करोगे, जो कंज्यूमर्स की रियल इनकम है, रियल इनकम मतलब होता है असल में कितना इसका पावर है टू परचेज। रियल इनकम मींस पावर टू परचेज। रियल इनकम मीन्स एक्चुअली द पावर टू परचेज। इसके पास कितना पावर है ताकि ये चीजों को खरीद सके, परचेज, ठीक है, पावर टू परचेज। अब जितना जितना एक्स घट जाएगा, प्राइस घट जाएगा, इसके पास इनकम बच जाएगी, है ना। इनकम बच जाएगी ना प्रोडक्ट को बाय करने में, यानी इसके पास अभी होता है पावर टू बाय द थिंग्स। इसका मतलब इसीलिए ज्यादा गुड्स को डिमांड करता है, खरीदने लगता है। आई होप इट इज क्लियर। कुछ और भी रीजन है यहां पे मैंने लिखे हुए हैं। दूसरा रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सर जी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? देखिए देखो अगर एक प्रोडक्ट है एक्स, मान लेते हैं इसका सब्स्टिट्यूट है जेड, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। जितना जितना एक्स का प्राइस कम हो जाएगा,
इसको क्या लगने लगता है कि ये जो Z है इसका प्राइस इसके निस्बत से ज्यादा है, तो जितना जितना X का प्राइस घट जाएगा कंज्यूमर को लगता है ये जो X है ये इसके सबस्टिट्यूट के हिसाब से इसका प्राइस X का प्राइस कम है। तो जब उनको लगता है कि उसके सबस्टिट्यूट के हिसाब से इसका प्राइस कम है तो कंज्यूमर इसी X को ज्यादा खरीदने की कोशिश करता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है वो आपको यहां पता है, न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिंग डिमांड। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, अब इसका मेन रीजन क्या है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कई सारों ने मुझे आंसर किया था इसको क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे, तो ये बहुत अच्छी बात है। बराबर इसका आंसर यही है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना। चलिए जी, उसके बाद अब आपके मैंने बोला था पिछली बार ये जो लॉ ऑफ डिमांड होता है, मैंने बोला था लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड होता है भाई जी जितना जितना आप प्रोडक्ट्स को ज्यादा जितना प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ जाएगा उसकी डिमांड घट जाएगी, या जितना जितना प्रोडक्ट्स का प्राइस घट जाएगा उतना डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। इसका मतलब आपका स्लोप आता था कुछ इस तरह से, आपका स्लोप आता था डाउनवर्ड्स का क्या मतलब होता है, डाउनवर्ड्स का यही मतलब होता है कि ये इनवर्स रिलेशन दिखाता है। मगर हमारे पास कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें X का प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड बढ़ जाती है और X का प्राइस डिक्रीज करने से डिमांड घट जाती है। अब वो कौन कौन से चीजें हो सकती है, तो चलिए उनका मुलाहिजा कीजिए। ये नंबर 1 है जो बहुत मशहूर है, उसको बोलते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या है, ये बहुत ही हाईली इंफीरियर गुड्स है, ये बहुत इंफीरियर गुड्स है, सबसे मतलब लो क्वालिटी वाले गुड्स होते हैं। सो गिवन गुड्स जो होते हैं दे आर हाईली इंफीरियर गुड्स, ठीक है, ये हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है काम, जब इसका प्राइस घट जाता है, जब इन हाईली इंफीरियर गुड्स का प्राइस घटा दिया जाता है तो इसकी डिमांड भी कम होने लगती है, इसकी डिमांड भी क्या होता है, कम। अब बोलोगे सर ये क्यों, ये असल में पैराडॉक्स है, लेकिन जब तक आपको गिफन गुड का बैकग्राउंड नहीं पता होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पता होगा, तब तक आपको गिफन गुड समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको पैराडॉक्स, ये आपको परेशान कर देगा। इसको इसीलिए बोलते हैं गिफन पैराडॉक्स। अक्ल ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये क्यों हो गया था, कैसे आ गया था गिफन गुड, वो मैं समझाता हूं। अब समझ लो पहले क्या बोलता है, बताता है गिफन गुड्स जो था ये हाईली इंफीरियर गुड्स थे और जितना इनका प्राइस डिक्रीज करते थे, जितना इनका प्राइस डिक्रीज करते थे उतनी इनकी क्वांटिटी भी डिमांड उनकी डिक्रीज हो जाती थी। अब जितना इनका प्राइस इंक्रीज किया जाता था उतना इनकी डिमांड भी बढ़ जाती थी। सर ऐसा क्यों, ऐसा होता क्यों है, जब ये हाईली इंफीरियर है, जब इसका प्राइस घटाएंगे तो होना तो ये चाहिए ना, इसका डिमांड बढ़नी चाहिए। अरे अकल तो ये नहीं मानती है ना, अकल बोलती है जितना आप इस हाईली इंफीरियर गुड का प्राइस कम करोगे, अब ये अगर 10 रुपए में मिलता था अब ये 5 ही में मिलता है, तो अकल बोलती है कि इसकी डिमांड भी बढ़नी चाहिए, तो डिमांड कैसे कम होती है। अब उसका रीजन आपको अगर समझना है उसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड पे आ जाना पड़ेगा कि जो गिफन गुड है ये किसने बनाया, ये कौन सा गुड था। इसको बोलते हैं गिफन पैराडॉक्स। असल में क्यों पैराडॉक्स बोलते हैं, क्योंकि समझ आने वाली बात अकल में सीधे समझ नहीं आती, ये क्यों है। देखिए ये इसको इसलिए सबसे पहले गिफन बोलते हैं क्योंकि इसको सर रॉबर्ट गिफन के नाम से इसको पुकारा जाता है। अब इस गिफन का क्या हाथ था इस गिफन गुड में, देखिए क्या था। जो लो वेज ब्रिटिश अर्नर्स थे, ब्रिटिश वेज अर्नर्स यानी जिनकी तनख्वाह बहुत कम हुआ होती थी, शॉर्ट में आप समझो जो बेचारे मजदूर पेश होते थे, जिनकी बेचारी को बहुत कम तनख्वाह हुई होती थी, तो उन्होंने क्या देखा, उनको क्या करना था काम। देखे जब उन्होंने देखा, मतलब तब ब्रिटिश वालों ने, कि जब इनको मतलब जब हम गिफन गुड का यानी जो हाईली इंफीरियर होते हैं जैसे राइस वाइस मिसाल के तौर पर, जब उनका ब्रेड आप समझ लो, ब्रेड जब उनका प्राइस कम करते थे ना, तो ये क्या काम करते थे, लो वेजर्स मतलब ये लो वेज अर्नर्स जो थे, ये जब इनका प्राइस कम होता था ना, ये ज्यादा वहां से, क्योंकि अब इनको ज्यादा इनकम में से बहुत सारा पैसा बच जाता था, है ना, मिसाल जितना इनको राइस खाना था वही खाते थे, उसके बाद इनका बहुत सारा पैसा बच जाता था, ये वो मीट वीट खाने के लिए यूज करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ये जालिम थे, ये क्या करते थे काम, इनको इनका जो इनटेक था, इन ब्रिटिश वेज अर्नर्स का जो इनटेक है ना खाने का, इनको वो कंट्रोल में रखना था।
ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या काम कर दिया, इन ब्रिटिश अर्नर्स को, ये जो सारी ये लो वेज अर्नर्स है, इनको मजबूर कर दिया। क्योंकि देखो, जब इन्होंने इस ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया, जब इन्होंने उस ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया, अब इनको क्या करना है, अब इनको ब्रेड ही तो खरीदनी है ना, मीट तो नहीं खरीद सकते ना। अब मीट ये खरीद नहीं सकते, इसका मतलब जितना इसको प्राइस बढ़ेगा ना, अब इनको ब्रेड ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनको पैसा उतना बचेगा ही नहीं। इसका मतलब अब ये और ब्रेड लेना ही शुरू कर देंगे, मीट नहीं लेंगे ये अब, क्योंकि मीट के लिए इनको पैसा ही नहीं होगा। समझ आ रही है? तो ये सबसे बड़ी चीज है गिवन गुड्स, ठीक है, ये पैराडॉक्स इसको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ये इसको बोलते हैं वेबलिन इफेक्ट भी। क्या बोला जाता है? देखो, वेबलिन ने बोला यहां पे कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो जिनसे हम सोशली अलग हो जाते हैं, उनको उन प्रोडक्ट्स को बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर, और उनकी डिमांड इसलिए हाई होती है क्योंकि उनका प्राइस हाई होता है। जैसे मिसाल हम करते हैं ना, मिसाल दिखावे के लिए है, मेरा जूता 10,000 का है, मेरा जूता 50,000 का है, मेरी गाड़ी 50 लाख की है। हम कुछ चीजें ऐसे खरीदते हैं जिनका प्राइस ज्यादा होता है ना, हम उसी को ज्यादा खरीदते हैं। क्यों? ताकि हमको मतलब सोसाइटी में दिखाना होता है कि हम सेठ है, हम सबसे अमीर है, ठीक है। तो उनकी डिमांड क्यों आती है ज्यादा? इसलिए आती है ज्यादा क्योंकि उनका प्राइस ज्यादा होता है। और देखो, और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये खाली अमीर लोग खरीद सकते हैं, गरीब लोग नहीं खरीद सकते, इसीलिए इनको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। तो ये भी एक अलग तरह के लोग होते हैं जो क्या कम करते हैं, मतलब जिसका प्राइस ज्यादा बढ़ेगा वो उन्हीं को डिमांड करते हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि वही आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। जैसे मिसाल डायमंड का प्राइस बहुत बड़ा होता है, तो अब जब डायमंड का प्राइस बड़ा होता है ना, उसकी डिमांड भी वो लोग करते हैं ज्यादा। कौन? जो अमीर लोग होते हैं। अब अगर इस डायमंड की, लेट्स सपोज, अगर इस डायमंड की मतलब बहुत ही 5 रुपए मिलने लगेगा, क्या लगता है आपको अमीर खरीदेगा फिर इसको? ये नहीं, इसकी डिमांड कम हो जाएगी, सिंपल सी बात। क्योंकि ये जो चीज था डायमंड, यही तो डायमंड ही था जो गरीब और अमीर को फर्क करवाता था, जिसके मतलब बलबूते पे अमीर ऐसे सीना चौड़ा रख के खड़ा होता था। लेकिन जब इस डायमंड का प्राइस घट जाएगा ना, फिर बोलेगा, अब अमीर बोलेगा अब मैं ये क्यों खरीदूंगा, ये तो अब गरीब भी खरीद सकता है, इसका मतलब इसकी डिमांड कम हो जाती है। समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? अब दूसरा होता है व्हेन कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। यानी अगर मिसाल हम कंज्यूमर है, हम बोलते हैं लेट्स सपोज जिसका प्राइस ज्यादा, इसका मतलब उसकी क्वालिटी ज्यादा, इसका मतलब अगर उसकी क्वालिटी ज्यादा, उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है ना। कभी कभार सोसाइटी में ऐसा भी हो जाता है, सोसाइटी एक ही चीज के पीछे चली जाती है, उसको देखते हैं इसको तो प्राइस ज्यादा है ना, ये फिर ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। तो यहां पर भी इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। उसके बाद स्पेकुलेटिव इफेक्ट। स्पेकुलेटिव इफेक्ट क्या होता है? अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, अब आपने प्रेडिक्ट किया भाई अगर इसका प्राइस ऐसे ही बढ़ेगा, मिसाल की तौर पर आप समझ लो सोना, 10 ग्राम सोना लेट्स सपोज 28 ग्राम का हुआ करता था, मुझे नहीं पता शायद अब ये बढ़ गया, आज ये लेट्स सपोज 4500 में है। हमने क्या बोला? अब हमें पता, हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि भाई इसका तो प्राइस बढ़ ही रहा है, हो सकता है कल जाके इसका और प्राइस बढ़ेगा, इसलिए मैं आज ही इसका खरीदूंगा। इसका मतलब इसका प्राइस बढ़ रहा था, मगर आपने एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर में हो सकता था कि इसका प्राइस और बढ़े, इसलिए मैं अभी वो लाता हूं, तो इसका मतलब इसकी डिमांड बढ़ जाती है, हालांकि इसका प्राइस बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव इफेक्ट। और कभी कभार क्या होता है, कम आपको फियर ऑफ, डर होता है शॉर्टेज का। जैसे मिसाल अभी वॉर की सिचुएशन आप समझ लीजिए, ये भी वॉर ही है, इमरजेंसी है, तो यहां पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बंदे कि भाई अगर राइस शॉर्ट हुआ तो फिर हम खाएंगे क्या? ठीक है, अगर राइस शॉर्ट हुआ तो हम खाएंगे क्या? उसकी वजह से अगर राइस का इसको प्राइस बढ़ा भी देंगे, लेट्स सपोज राइस का प्राइस बढ़ गया, तो जब राइस का प्राइस बढ़ जाएगा उसकी क्वांटिटी, डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी वार की सिचुएशन है, अब यहां पे वार की सिचुएशन है, अब राइस अगर बढ़ेगा भी, उसकी प्राइस बढ़ेगा भी ना, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी डिमांड कम नहीं हो जाएगी। तो ये थे रीजंस हमारे लॉ ऑफ, ये थे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपने इसको समझा होगा। अब यहां पे 2 टर्म्स है। देखो मैंने आपको बोला था कि आपकी डिमांड कर्व जो है वो कब शिफ्ट होती है और वो कब मूवमेंट उसकी हम बोलते हैं। देखो
अब दो चीजें हैं, एक तो बोलते हैं मूवमेंट और होता है शिफ्ट, समझ लेना। अब एक होता है टर्म इंक्रीज इन डिमांड, अब समझ लेना, अब इंपॉर्टेंट है, एक होता है टर्म इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। समझ लीजिए ये हमारे पास डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये क्या है बेटा, डिमांड कर्व। अगर ये डिमांड कर्व है बेटा, देख लो, इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड होता है अगर आपने, जो मैंने बोला था ना डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डिमांड, जिनको मैंने बोला था आपको वो कांस्टेंट रखने हैं, अगर आपने उनमें कुछ चेंज किए, यानी उन चेंज की वजह से आपकी डिमांड बढ़ जाती है, उन चेंज की वजह से आपकी डिमांड बढ़ जाती है, तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है ना, उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। यानी इंक्रीज इन डिमांड में प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जाता है, प्राइस जो भी है उसके साथ कोई छेड़खानी। इंक्रीज इन डिमांड में क्या किया जाता है काम, जो प्राइस के अलावा बाकी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है उसके साथ छेड़खानी की जाती है। जैसे इसका मतलब जब डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा, आपकी जो डिमांड कर्व है ना वो शिफ्ट होती है राइटवर्ड्स, इस तरह से शिफ्ट होती है। ये मैंने थोड़ा पढ़ाया भी था, है ना, आपको पता है। अब सर जी डिमांड कैसे बढ़ती है, डिमांड कई सारी चीजों से बढ़ती है। इनकम अगर बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर किसी सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस का प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब जो उसका दूसरा होगा ना वो उसका प्राइस, उनको लगेगा कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को कि उसका प्राइस कम है बनिस्बत इसके, तो वो उसको खरीदना शुरू कर देंगे, उसका मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इससे भी फॉल इन द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड, इससे भी मैंने सारा समझाया हुआ है। फेवरेबल चेंज इन द कंज्यूमर्स टेस्ट, अब हो सकता है कंज्यूमर को ज्यादा अच्छा लगने लगेगा ये प्रोडक्ट, इसका मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ जाती है आपकी डिमांड कर्व शिफ्ट होती है टू द राइट वर्ड्स, है ना। अब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज ऑफ डिमांड में क्या फर्क है, अच्छे से समझ लेना। ये आपके पास मान लीजिए डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व में क्या होता है काम, अगर मिसाल अभी लेट अस सपोज यहां पे प्राइस कुछ था, लेट सपोज प्राइस 1 है, डिमांड कितनी होगी, डिमांड बहुत ज्यादा होगी। जितना जितना आप आगे आगे चलोगे, इसके आगे आगे चलोगे, ऐसे जितना जितना इस डिमांड कर्व पर ही, देखिए एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड होता है अगर डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होती है, डिमांड कर्व ही शिफ्ट होती है। लेकिन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होता है जब आप इसी डिमांड कर्व में, मिसाल आपने यहां पे प्राइस 1 रख लिया, आपको पता है डिमांड ज्यादा होगी, या लेट सपोज आपने पहले प्राइस ज्यादा रख लिया 4, आपको पता है डिमांड यहां पर 1 है। अब जब आपने प्राइस थोड़ा घटा दिया, डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब प्राइस घटाने से आपको डिमांड बढ़ रही है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड बढ़ रही है किसकी वजह से, प्राइस घटाने की वजह से। इसका मतलब यहां पे आप चल रहे हो अलोंग द डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व है उसी के आप उसी के हिसाब से चल रहे हो, जहां से डिमांड कर्व है वहीं से मतलब डाउनवर्ड की तरफ। इसका मतलब अगर डिमांड एक्सपैंड होती है वो डाउनवर्ड की तरफ होती है, ठीक है। आपको कहां से जाना पड़ता है, कंज्यूमर को नीचे नीचे जाना पड़ता है, जितना वो नीचे नीचे जाएगा उतना उतना डिमांड बढ़ती जाएगी प्रोडक्ट की। तो इसका मतलब ये समझ लो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड जो होता है ये प्राइस ऑफ द गुड की वजह से इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन डिमांड जो होता है ना, ये बाकी जितने भी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है उनको छेड़खानी करने की वजह से जो अगर डिमांड बढ़ती है उसको बोलते हैं इंक्रीज ऑफ डिमांड। समझ आई बात की नहीं। अब देख लीजिए इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां दिखाया है। मान लीजिए आपके पास डिमांड यहां पर था, ये इंक्रीज इन डिमांड। अब आपने जो हमारे पास कांस्टेंट हुआ करती थी चीजें डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, उनको चेंज करने की वजह से आपकी डिमांड बढ़ गई, तो आपका राइट वर्ड शिफ्ट आ जाएगा डिमांड में। तो यहां पर शिफ्ट बोलेंगे, इसको बोलते हैं शिफ्ट होना डिमांड कर्व में। डिमांड कर्व पहले यहां थी, अब डिमांड कर्व यहां हो गई, है ना, शिफ्ट हो गई। लेकिन 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 अब देखो क्या मसला, देखो अभी मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। अब देखो मसला क्या हो जाएगा, अब अगर आपकी इसको क्या बोलते हैं एक्सपैंड होगी डिमांड। डिमांड कब एक्सपैंड होगी, जब आपका प्राइस घटेगा। देखो जब आपका प्राइस घटेगा आपकी डिमांड पहले इतनी ही थी, अब डिमांड बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, यहां तक पहुंचा। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या है, देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपका प्राइस 3 है, यहां पर 3 लेते हैं प्राइस। लेट सपोज आपको पहले क्वांटिटी जो पहले इधर होती थी मतलब डिमांड वो 90 थी, लेकिन अगर आप यही प्राइस आप रखते हो, अब देखो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को इंक्रीज, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड से छेड़खानी करने की वजह से जो डिमांड इंक्रीज होगी उसकी वजह से जो इफेक्ट है ना, देखो क्या होगा। अगर आपको सेम प्राइस होगा, जब डिमांड करो शिफ्ट हो जाएगी। अब क्वांटिटी डिमांडेड लेट सपोज Q2 है, लेट सपोज वो 100 है, इसका मतलब प्राइस को चेंज नहीं हो गया, प्राइस सेम रह गया। यही मैंने ऊपर भी बोला कि जब डिमांड इंक्रीज होती है, शिफ्ट होता है, शिफ्ट की वजह से आपका प्राइस गुड का इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, वो सेम ही रहता है।
आपकी डिमांड जो बढ़ जाती है ना वो कहीं दूसरे फैक्टर्स की वजह से बढ़ती है। वाइल एज अगर आप यहां पे देखोगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में, ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है। अगर यहां पे पहला 3 प्राइस था, उसकी वक्त क्वांटिटी लेट सपोज 90 आप कर रहे थे डिमांड, लेकिन जब आपका प्राइस घट जाएगा तब आप ज्यादा करोगे डिमांड, दैट मींस 100। इसका मतलब यहां पर डिमांड बढ़ती है किसकी वजह से? प्राइस को डिक्रीज करने की वजह से। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा। अब इसी तरह जैसे मैंने बोला इंक्रीज इन डिमांड इसी तरह होता है डिक्रीज इन डिमांड। जैसे मिसाल, अगर ये आपके पास डिमांड है, अगर आपने प्राइस को सेम ही रख लिया, क्वांटिटी मतलब डिमांड जो प्राइस है इस प्रोडक्ट का वो सेम रख लिया, लेकिन आपने बहुत सारे जो बाकी फैक्टर्स थे उनको थोड़ा छेड़खानी की, जिसकी वजह से आपका जो उसको क्या बोलते हैं डिमांड जो है वो घट जाती है, तो डिमांड करो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है ऐसे, तो ये आपकी डिमांड करो आ जाएगी। ठीक है, तो ये किस किस चीज की वजह से आती है? अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, अगर सबस्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया, अगर कंप्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया, अगर आपकी अनफेवरेबल चेंज, आपको मजा नहीं आ रहा अब कोई किसी चीज को यूज करने में, उसकी वजह से जो आपके पास हो जाएगी डिमांड कम हो जाएगी। वाइल एज दूसरा होता है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड कंट्रैक्ट होना। ये किसकी वजह से होती है? मिसाल, जितना जितना आप प्राइस बढ़ाओगे, अगर यहां पे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, जितना जितना आप प्राइस बढ़ाओगे, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, जितना जितना आप प्राइस बढ़ाओगे, देखो प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उतना उतना क्वांटिटी क्या हो रही है डिमांड, उतनी उतनी आपको क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है ना। तो ये डिमांड कम किसकी वजह से हो रही है? आपको प्राइस कम कर प्राइस बढ़ाने की वजह से। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखना है, जब डिमांड डिक्रीज होती है ना, शिफ्ट इन डिमांड, इसको बोलते हैं मूवमेंट इन डिमांड, डिमांड करो के अलोंग ही मूवमेंट होना, लेकिन इसको बोलते हैं शिफ्ट डिमांड, शिफ्ट डिमांड में शिफ्ट ही होना। ठीक है, तो इसको भी मैं यहां पे ग्राफ से दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं एग्जांपल यहां पे। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जब आपका डिमांड डिक्रीज हो जाती है, तो ये ग्राफ है जब आपकी डिमांड डिक्रीज नहीं, आपकी डिमांड क्या होती है? कंट्रैक्ट होती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि डिमांड डिक्रीज, डिमांड कंट्रैक्ट होने में क्या अंतर है ना? तो ये आपको समझ आ रहा होगा। इसका मतलब जब डिमांड डिक्रीज होती है, डिमांड डिक्रीज कब होती है? प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करने की वजह से नहीं, प्राइस को कांस्टेंट रखा जाता है। फिर किसकी वजह से डिमांड डिक्रीज होती है? जो बाकी फैक्टर्स है उसकी वजह से जो डिमांड डिक्रीज हो जाती है उसको बोलते हैं डिमांड डिक्रीज होना। वाइल एज जो डिमांड कंट्रैक्ट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है कंट्रैक्ट? वो हम इसकी वजह से कंट्रैक्ट होती है कि प्राइस अगर आपने बढ़ा दिया प्रोडक्ट का, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, ये उतना बड़ा लेक्चर भी नहीं था। तो इंशाल्लाह अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा डिमांड एनालिसिस का लास्ट टॉपिक होगा। डिमांड एनालिसिस का पार्ट नंबर 3 अवेटेड होगा, कल आपको पार्ट 3 मिल जाएगा। उसका नाम होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक के साथ हमारे डिमांड एनालिसिस खत्म हो जाएगा। ये कल मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, तो इंशाल्लाह आप बने रहे। और कल आपको साइंस का लेक्चर भी मिल जाएगा, यानी लॉज ऑफ मोशन पे आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा। आपको साइंस में हर किसी पोस्ट के लिए कवर करूंगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप तक ये अब जिम्मेदारी है कि आप सारे वीडियोस को आगे फॉरवर्ड किया कीजिए, सभी दोस्तों को आप भेजिए ग्रुप्स में जहां पर भी आप ऐड है, तो ताकि सारों को फायदा पहुंचे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, या जो कोई भी पोस्ट कर रहे हैं जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सब दोस्तों को फायदा मिले इस चीज का। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और एक और अनाउंसमेंट बिल्कुल भूल गया, वो ये है कि कल आपको पता है कल संडे है और पिछली संडे भी हम लाइव नहीं आए थे, और कल संडे होगा तो कल हम 8:30 पे एक सेशन लाएंगे, सभी ज्वाइन करना। उसमें मैं थोड़ा बताऊंगा कि हमारी स्ट्रेटजीज क्या रहनी चाहिए, थोड़ा एक दूसरे को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा बातचीत करते हैं आप लोगों से, आप कहां पहुंचे हो, हम कहां पहुंचे हैं, कैसे क्या चल रहा है, सबका कैसे प्रिपरेशन हो रही है, तो थोड़ा उससे रिफ्रेश हो जाएगा हमारा माइंड, और थोड़ा हो सकता है मोटिवेट भी हम एक दूसरे से हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप 8:30 बजे टाइम नोट कीजिए, कल संडे के दिन 8:30 में बिल्कुल लाइव आऊंगा।
आपको जो कुछ भी पूछना है, जो कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वो आप मुझसे लाइव पूछिए, अपने इस क्वेश्चंस को तैयार रख लीजिए। तो मैं कल लाइव आ रहा हूं 8:30 जैसे मैं आता था, तो आप सबका इंतजार रहेगा। उम्मीद है आप सब लोग लाइव में जुड़ जाएंगे हमारे साथ, और ढेर सारी बातें हम एक दूसरे के साथ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।